जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा बढ़िया रहो। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि कितने प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स बिगिन। तो कॉपी पेन लेके आ जाओ, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें मैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि एग्जाम में आने हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना और लिखना और याद रखना। और तो चलो हम लोग बात करते हैं इन प्रिंसिपल्स के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो हेनरी फ्योल है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, इन्हें इन्होंने ही प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है, क्रिएट किया है, इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, इन्होंने ही इनको प्रिंसिपल्स को बनाया है। ठीक है, सो इनके बारे में भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसने अपनी मेहनत दी है, अपना टाइम दिया उस काम को करने के लिए, अगर हम उस इंसान के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, उसको याद नहीं रखेंगे तो फिर ठीक नहीं है। तो थोड़ा इनके बारे में भी समझ लेते हैं। ये फ्योल बाबा हैं कौन? सो ही इज़ द यूनिवर्सलिस्ट। पहली बात, यूनिवर्सलिस्ट है। यूनिवर्सलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो पूरे यूनिवर्स में छाया हुआ है, जिसको माना जाता है। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट है वो हर बिजनेस में चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, आपको पता है। और तो इन्होंने जो प्रिंसिपल्स को बनाया है, उन प्रिंसिपल्स की जो है, जो उसकी, तो इन्होंने जिन प्रिंसिपल्स को बनाया है उन प्रिंसिपल्स की ज़रूरत हर एक मैनेजमेंट को है, हर ऑर्गेनाइजेशन को है। ठीक है, तो अगर ये हर ऑर्गेनाइजेशंस में इनके प्रिंसिपल्स यूज़ होंगे तो ऑब्वियसली इन्हें यूनिवर्सलिस्ट बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हर जगह चलते हैं। इनका चलने का मतलब है कि इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह यूज होते हैं। तो ही इज़ अ यूनिवर्सलिस्ट एंड द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, यानी कि जनरल मैनेजमेंट जो है उसके फादर बोले जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही जो थ्योरी है मैनेजमेंट की डेवलप की है। ठीक है, सो फ्योल ने ही थ्योरी ऑफ डेवलप मैनेजमेंट को डेवलप किया है। सो ही वाज बोर्न इन फ्रांस 1841 में। 1841 में यानी 1841 में इनका फ्रांस में जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी डेथ 1925 में हो गई थी। ही ग्रेजुएटेड इन 1860, 1860 में। ये माइनिंग इंजीनियर की पोस्ट पे इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट किया। और फ्रेंच कंपनी में ही, माइनिंग कंपनी में ही, जो फ्रेंच की माइनिंग कंपनी थी उसको उसी साल एज अ माइनिंग इंजीनियर की पोस्ट पे इन्होंने, जो इंजीनियर होते हैं माइनिंग में, उन्होंने उस पोस्ट को उसी साल ज्वाइन भी कर लिया एक फ्रेंच की माइनिंग कंपनी में। ठीक है, यानी 1860 में इन्होंने माइनिंग इंजीनियर की अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसकी पोस्ट भी इनको फ्रेंच कंपनी में मिल गई 1860 में ही। तो ये कुछ था उनके बारे में, थोड़ा फ्यूल के बारे में, क्योंकि बहुत सारा कुछ है लेकिन ज़्यादा जानने की ज़रूरत उतनी है नहीं। बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये यूनिवर्सलिस्ट थे, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट इन्हें हम लोग बोलते थे। और इनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1841 में। इतना अगर आप क्वेश्चन में लिख दोगे जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी आपका एक ब्रीफ हो जाएगा और आपको आगे याद भी रहेगा हमेशा के लिए, नॉलेज के लिए। ठीक है, कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि जो सिलेबस में भी नहीं है और उतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं जो हम लोग याद रखें। ठीक है, तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके प्रिंसिपल्स के बारे में कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं फ्योल्स के प्रिंसिपल्स के बारे में कि फ्योल के प्रिंसिपल्स क्या है। तो बेसिकली फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया। पहले हम 7 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लेंगे, 7 प्रिंसिपल्स, फिर बचे हुए नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है, दैट इज फर्स्ट, पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ही क्या है कि डिवाइड करना काम को। कैसे करना है वो बताता हूँ मैं। डिवीजन ऑफ वर्क में फ्योल ने कहा है कि जो भी काम है किसी ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है, वो सब काम उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सबके इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, स्किल के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एम्प्लॉय से चलता है, जो भी एम्प्लॉयज़ उसके हैं, उनके काम करने वाले एम्प्लॉयज़, वर्कर्स हैं, उनसे चलता है। ठीक है, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम को डिवाइड करो कि जो काम जिस इंसान का है वो काम उस इंसान को दो। अगर कोई काम किसी अकाउंटेंट का है तो उसको वो अकाउंटेंट का काम दो, प्रोडक्शन का नहीं। किसी सेल्स मैनेजर को सेल करनी अच्छी सी आती है तो उसे मार्केटिंग का काम मत दो, सेल का काम दो।
मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का काम, तो सेल का नहीं। यानी कि इसमें बात की है बेसिकली फ्यूल ने स्पेशलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? स्पेशलाइजेशन के बारे में, कि स्पेशल जो है, जो स्पेशलिस्ट है, जो स्पेशलिटी है किसी भी एक एम्प्लॉय में, आपके वर्कर में, किसी में भी, उसको उस तरह का काम दो। ठीक है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात कर लें, फॉर एग्जांपल कि आपके स्कूल में, आप अभी पढ़ते हो, आपके स्कूल में एक अकाउंट टीचर होंगे और एक होंगे मानो इंग्लिश टीचर। ठीक है, अब सर बोल दें कि इंग्लिश वालों को अकाउंट पढ़ानी है, अकाउंट वालों को इंग्लिश पढ़ानी है, तो पढ़ा पाएंगे? हाँ, नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों लोगों को अपना अपना काम पता है। ठीक है, वो लोग उस एरिया में, उस फील्ड में बहुत ही समय से काम करते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं। तो अकाउंट वाले सर अपने अकाउंटेंसी अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश अपनी अच्छे से पढ़ा पाएंगे, मैथ वाले मैथ। यानी कि हर एक इंसान की सोचने का, काम करने का और इंटरेस्ट अलग है, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसकी स्किल के हिसाब से, उसकी नॉलेज के हिसाब से उसको वो काम दो, उसको वो काम असाइंड करो। दैट इज द मीन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? फ्योल ने कहा ईच जॉब और वर्क शुड बी असाइंड टू द स्पेशलिस्ट ऑफ दैट जॉब। यानी हर एक काम, हर एक स्पेशलिस्ट बंदे को असाइंड करो जो भी उस काबिल है। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेकेंड प्रिंसिपल। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, अथॉरिटी का मतलब होता है राइट एंड पावर टू टेक डिसीजंस। ठीक है, किसी भी डिसीजंस या किसी को भी ऑर्डर देना राइट है आपके पास। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट एंड पावर टू टेक एनी टाइप ऑफ इन एनी फील्ड डिसीजंस। ठीक है, किसी भी एरिया में किसी भी तरह का कोई भी राइट या कोई भी डिसीजंस लेना, पावर है आपके पास, वो उसे हम अथॉरिटी बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास पावर है कि मैं इतने लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ, 10 लोगों को। जैसे मैं प्रोडक्शन इंचार्ज हूँ, ठीक है, अब मैं अपने जो भी मेरे एम्प्लॉयज़, फॉरमैन है, मैं सब उन सबको, अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करके रख सकता हूँ। ये मेरे पास राइट है। मैं उनको डिसीजंस उनके लिए ले सकता हूँ, मैं उनको ऑर्डर्स दे सकता हूँ, किस तरह के, कब, कैसा, क्या काम करना है, किसको, ये सब मैं देख सकता हूँ। तो ये मेरा अथॉरिटी है। ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब होता है राइट एंड पावर टू टेक डिसीजंस। और जब हम किसी अथॉरिटी को लेते हैं, जैसे मैंने कोई पावर या कोई मैंने डिसीजंस लिया कि मुझे ये काम करना है, मैंने अथॉरिटी मेरी हो गई। ठीक है, कि मुझे ये काम करना है, अथॉरिटी मेरी मिल गई, अथॉरिटी मैंने ले ली। अब वहाँ पर जब अथॉरिटी ख़त्म होती है ना, तो अथॉरिटी का जो रिजल्ट है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मुझे 10 प्रोडक्ट जो है तैयार करने हैं। किसके? मानो फर्नीचर के 10 प्रोडक्ट बनाने हैं, चेयर के बनाने हैं। ठीक है, मैंने अथॉरिटी ले ली, परमिशन है, मेरे पास राइट है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि मुझे वो बनाना है, मेरी ऑब्लिगेशंस है, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे वो एक दिन में 10 चेयर्स कंप्लीट करनी है। तो ये जिम्मेदारी हो गई। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस प्रिंसिपल में फ्योल ने यही बताया कि हर एक काम आप अपने एम्प्लॉयज़ जो है उनको अथॉरिटी भी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। ऐसा नहीं है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो भी काम सही से नहीं होगा, आपका गोल अचीव सही से नहीं होगा। ठीक है, आप समझे ना? जैसे मैं एग्जांपल के तौर से बताता हूँ, जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने अपने फोरमैन को अ, एक ऑर्डर दिया कि तुमको 10 दिन में 500 यूनिट्स बनानी है स्कूटर्स की। ठीक है, 10 दिन में 500 यूनिट्स बनानी है। उसने उसको दे तो दिया, टारगेट दे दिया, टास्क दे दिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी कि हाँ भाई, तुमको जो भी टूल्स चाहिए, कोई भी तरीका का, कोई रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज जो भी चाहिए तुम्हें, तुम वो ले सकते हो। ठीक है, जो भी, जो स्टॉक डिपार्टमेंट है, जो भी टूल्स का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ से, जो रूम है, वहाँ से तुम किसी भी तरह का कोई भी टूल्स यूज़ कर सकते हो, रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, तो मटेरियल यूज़ कर सकते हो अपने इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, तो वहाँ पे टारगेट जो है वो अचीव नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर उनको प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, परमिशन ही नहीं है, राइट नहीं है कि हाँ किसी से हम कुछ ऑर्डर दे सकें, ऑर्डर ले सकें, कोई चीज़ हम ले सकें, यूज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो टारगेट है वो अचीव नहीं होने वाला। तो इस वजह से जो प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन का इंचार्ज है,
वो ब्लेम नहीं कर सकता अपने फोरमैन को कि हाँ भाई तुम्हारी वजह से ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसमें तुम्हारी गलती है। नहीं, गलती इसमें प्रोडक्शन इंचार्ज की है, क्योंकि उसने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। तो फ्योल ने यही बोला है कि दोनों के बीच प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, लेकिन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक्सपीरियंस, जो इंसान को एक्सपीरियंस है, जिस बंदे को नॉलेज है, ठीक है, एबिलिटी है, इंटरेस्ट है, उस हिसाब से उसको काम दो। जैसे मैं सुपीरियर हूँ, मेरे अंदर कोई सबॉर्डिनेट है, अब मैं बहुत सालों से उसके साथ काम करता हूँ, वो मेरे साथ काम करता है, तो मुझे पता है उसका क्या इंटरेस्ट है, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी नॉलेज है, उसका काम कैसे करने का तरीका है, और किस तरह की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी को ले सकता है। तो मैं वैसे ही तो दूंगा उसको। अब कोई है जो 5 दिन पहले ज्वाइन किया उसने, ठीक है, उसको उस तरह से काम नहीं पता, अब मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी या कोई अथॉरिटी दे दी कि हाँ तुम ये डिसीजंस ले सकते हो, वो वहाँ पर मिसयूज भी कर सकता है उस अथॉरिटी का, ठीक है ना। तो आपको सब कुछ देख सब कुछ चेक करके सही से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना, ठीक है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और बैलेंस रहना चाहिए दोनों के बीच, ठीक है। अब बात आती है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन इज बेसिकली व्हाट? डिसिप्लिन इज कि डिसिप्लिन का मतलब होता है जो भी रूल्स रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको फॉलो करना, वही डिसिप्लिन है। जैसे आपके स्कूल में आप पढ़ते हो, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, चेयरमैन है, जो भी स्टाफ है स्कूल का, उन्होंने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं कि बच्चे इस तरह से ऐसे काम करेंगे, इतने समय में ये पढ़ेंगे, इतने समय में ये पढ़ेंगे, सब कुछ बनाया है ना। ऐसा थोड़ी ना कि इंग्लिश के क्लास में आप कुछ पढ़ रहे हो या आप कुछ शोर मचा रहे हो, कुछ भी गलतियाँ कर रहे हो, तो ये सब डिसिप्लिन में आता है। आप अच्छे से एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, तो ये डिसिप्लिन ही होता है, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन अगर जहाँ पे होगा तो वहाँ पे एक सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ वर्क, ठीक है, वहाँ पर हर एक चीज़ काम से होगी, सही से होगी, सिस्टमैटिक वे में होगी, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हर एक काम एक ऑर्गेनाइजेशन में सही से होना चाहिए। जो भी सुपीरियर्स है वो एक सही लेवल पे सही सुपीरियर्स हों, जिससे कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को सही से मोटिवेट कर पाए, गाइड कर पाए, उनको चेक कर पाए, और कोई भी अगर कोई गलती करता है तो उसको पनिश भी कर पाए, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब यही हुआ कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए उन सबके हिसाब से काम करना है। कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करो, कोई गलत काम करता है, कुछ गलती कर रहा है तो उसको समझाओ, सिखाओ, और ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप पनिश भी कर सकते हो। तो ये डिसिप्लिन है, सबको डिसिप्लिन के हिसाब से काम करना चाहिए। जो भी आपके कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है वो सब एक सिस्टमैटिक वे में काम करें, ठीक है ना, सिस्टमैटिक वे में फ्लो करें। ये सब आता है डिसिप्लिन में। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? यूनिटी मतलब एक जगह, एक डायरेक्शन में, कमांड का मतलब जो ऑर्डर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब यहाँ से सब ये इसको ऑर्डर दे रहे हैं ए को, ठीक है। ये मानो ए जो है ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है, और बी मैनेजर है, डी मैनेजर है, सी है, बी है, ई है, सब मैनेजर्स हैं। अब एक एम्प्लॉय को बहुत सारे लोग ऑर्डर्स ना दें, कमांड ना दें, यही इस कमांड का, यही इस प्रिंसिपल का काम है। फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड में बताया कि एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। जैसे मैं हूँ तो मैं, मेरे ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए कि वो ही सिर्फ मेरे को ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। फ्योल ने ये नहीं बोला कि ये इंसान है तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग इसको ऑर्डर दें, जिससे कि ये कंफ्यूज हो जाए कि मेरे को क्या काम करना है, किसका काम करना है, किस तरह से काम करना है, ठीक है। अगर मानो एक जैसे लेट सपोज कि एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, उसको प्रोडक्शन मैनेजर, स्टाफ मैनेजर, सब लोग उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। उसको पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या काम किस तरह से करना है, किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जैसे प्रोडक्शन इंचार्ज के एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको ऑर्डर मिला है, प्रोडक्शन इंचार्ज ने कहा अपने एम्प्लॉय से कि हम लोगों को प्रोडक्शन बहुत ही स्लो स्लो काम करना है, ठीक है, अपना प्रोडक्शन की जो स्पीड है उसको हमको थोड़ी कम करनी है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हम लोग कर पाएँ, अच्छी क्वालिटी बना पाएँ प्रोडक्ट की। तो हमें धीरे-धीरे से प्रोडक्शन करना है। लेकिन वही सेल्स मैनेजर उस एम्प्लॉयी को बोलता है, नहीं तुमको बहुत तेज़, बहुत फास्टर आपको प्रोडक्शन करना है, ठीक है, जिससे कि हमारी जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, हमारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो फुलफ़िल हो पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही गड़बड़ है भाई, क्योंकि प्रोडक्शन
कुछ और कह रहा है, सेल्स इंचार्ज कुछ और कह रहा है। तो एम्प्लॉयज़ के दिमाग पर भाई डिस्टर्बेंस आ जाएगा, कन्फ्यूज़न आ जाएगा कि क्या करें भाई? एक लोग कह रहे हैं कि कम करो, एक लोग कह रहे हैं स्पीड पे करो, तो क्या करें? तो यहाँ पर लड़ाई होने के चांसेस भी बहुत है। डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनके चांसेस बहुत है। सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर आपस में लड़ेगा कि नहीं वो ये काम करेगा, वो ये काम करेगा, ठीक है? तो इस प्रिंसिपल में सिर्फ बेसिकली यही बताया फ्योल ने कि एक इंसान के ऊपर एक इंसान का ही सिर्फ ऑर्डर होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। बहुत सारे लोग उसको टारगेट ना करें, बहुत सारे लोग उसको कमांड ना दें, जिससे कि वो कन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है? अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो अच्छे से पूरा होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, जो स्पीड है प्रोडक्शन की वो भी इंक्रीज़ होगी, और स्पीड इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्शन जो यूनिट है वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है? इफ़िशियंसी बढ़ेगी एक ऑर्गेनाइजेशन की, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी एक सिस्टमैटिक वे में जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो करेंगी, और गोल भी अचीव होगा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली के साथ। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, ठीक है? कुछ इस साइड भाग रहे हैं, कुछ इस साइड भाग रहे हैं, कुछ इस साइड भाग रहे हैं, ठीक है? अगर मानो किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, तो वहाँ पर 10 लोग काम करने वाले हैं कि 5 लोग किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, 3 लोग किसी और को, और बचे हुए 2 लोग किसी और को। ऐसा नहीं है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन एक होनी चाहिए, यानी वन हेड वन प्लान। कि फ्योल ने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होना चाहिए, और जितने भी उसमें लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब का एफर्ट जो है, एक्शंस जो है, जो भी एक्टिविटीज़ है, वो सब एक गोल को अचीव करने के लिए होनी चाहिए। यानी कि बात करें प्रोडक्शन की, तो हर एक इंसान एक ही प्रोडक्ट को बनाए, ठीक है? वहाँ पे कोऑर्डिनेशन आएगा, सब लोग एक साथ काम करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी के साथ काम करेंगे, तो गोल भी बहुत ही अच्छे से अचीव होगा। यानी कि जो प्रोडक्ट बनाया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसको मार्केटिंग करनी है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, फिर उस प्रोडक्ट को बेचना है सेल डिपार्टमेंट को, ठीक है? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी है तीनों के बीच, और ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है? सब लोग एक साथ काम करेंगे, और गोल है, जैसे मानो उन्होंने कहा जो 20% सेल इंक्रीज़ करनी है। अब 20% सेल कौन इंक्रीज़ करेगा? सिर्फ सेल्स जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका कोई काम नहीं है। सेल्स डिपार्टमेंट का भी काम है, प्रोडक्शन का भी काम है कि बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट बनाएँ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होनी चाहिए, रीज़नेबल प्राइस पे प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है? मार्केटिंग का काम है, एडवर्टाइज़ करें, अच्छे से मार्केटिंग कर सकें, और सेल्स का काम है सेल करें, तभी तो अचीव होगा ना गोल। अब सेल का ही थोड़ी ना काम है कि मुझे सेल करनी है 20%, तो सिर्फ सेल डिपार्टमेंट का काम है। मार्केटिंग वाला मार्केटिंग नहीं करेगा, प्रोडक्शन वाला कैसा भी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो सबका वहाँ पे कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है? तो सिर्फ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही बोलता है कि वन हैड वन प्लान, ठीक है? वन हैड वन प्लान, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक गोल होना चाहिए। जितने भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, ग्रुप ऑफ एफर्ट्स हैं, वो सब सिर्फ एक गोल की तरफ फोकस करें, सिर्फ यही मीन है इसका। फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या है? इसमें मतलब है जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? यानी कि जो लोग हैं, जो एम्प्लॉई है, जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट पहले है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है? यानी ये कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्प्लॉई है, वो एक इंटरेस्ट ये आया कि उसका एम है कि मुझे बहुत सारा रेम्यूनरेशन, कम्युनिकेशन, बहुत ही अच्छी सैलरी चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से गुज़र रही है, उसके पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। तो यहाँ पे एक जो एम्प्लॉई है, उसको अपने जो इंटरेस्ट है, उनको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, ठीक है? जिससे कि जो कंपनी है, वो अच्छे से काम कर सके, और जिस दिन भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है? उस दिन कंपनी उस प्रॉब्लम से बाहर आएगी, और फिर अपने लोगों को जो भी इंटरेस्ट है इंडिविजुअल्स के, उनको गोल को अचीव कराएगी, ठीक है ना? अगर मानो इसका काम है, किसी एम्प्लॉय का काम है कि मुझे ऐसी सैलरी चाहिए, लेकिन भाई ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा ही नहीं है, तो अब ये थोड़ी ना कहेगा कि मुझे चाहिए चाहिए नहीं। इसको ये सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, मैं किसकी वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, और ऑर्गेनाइजेशन किसकी वजह से, मेरी वजह से। तो मुझे अपने इंटरेस्ट को कम करना चाहिए, ठीक है? बाद में देखना चाहिए, पहले मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लोगों से चलता है, ठीक है? लोग अच्छे होंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी, ठीक है? तो जो
ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको पहले रखना है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज़ गोल। लोगों को अपने गोल को बाद में रखना है, पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उसकी अच्छी रेपुटेशन है, गुडविल है, उसका टर्नओवर बहुत बढ़िया है, ठीक है, प्रॉफिट बहुत कमा रही है, तभी तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट मिलेगा। अब एम्प्लॉय कहे मुझे तो भाई इतना 50,000 रुपये मुझे तो महीना चाहिए, कंपनी कहीं चली जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी एम्प्लॉयज़ को भी नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कंपनी भी बंद, एम्प्लॉय भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। भाई एम्प्लॉय कहे नहीं भाई मेरी सैलरी आप ले लो लेकिन आप इस काम को बढ़ाओ और हमारी कंपनी अच्छे से चलनी चाहिए, सब अगर ये सोचें तभी तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। फिर एक वक्त आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अपर होगा, बहुत ही ऊपर अच्छे से काम कर रहा होगा, रेपुटेशन होगी, टर्नओवर होगा, प्रॉफिट होगा, तब उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या पता उसको 50,000 की जगह 1,00,000 रुपये मिलने लगे महीना, है ना। तो इसमें बेसिक यही बात की है कि हमारे अपने इंटरेस्ट को बाद में रखना, पहले हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है। जैसे हमारी फैमिली में एक इंसान 4 लोग हैं, हम एक किसी और एम से चल रहा है नहीं, उसका काम क्या है कि मुझे अपना इंटरेस्ट बाद में रखना है, पहले अपनी फैमिली को देखना है, ठीक है ना। तो इसमें यही काम है कि इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट को बाद में लेना चाहिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देख के चलो। इससे क्या है, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव होगा, रेपुटेशन उसकी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके भी गोल कंप्लीट होंगे। फिर है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ में क्या बोला है फ्योल ने, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ में बताया कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक फेयर सैलरी, एडुकेट सैलरी, फेयर रेम्यूनरेशन उनको देना चाहिए। जो भी उनकी स्किल्स हैं उनके हिसाब से उनको पैसा दो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बाँट दिया डिवाइड कि जो भी मैनेजर्स हैं उनको एक तरह का पैसा, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तरह का, नहीं। हर एक इंसान का सोचने का, काम करने का तरीका अलग है, सबकी अलग-अलग स्पेशलिटी है, अलग-अलग नॉलेज है, कैसे वो वहाँ तक आए हैं, कितनी मेहनत करके, वो सबकी मेहनत अलग-अलग है भाई, ठीक है ना? तो उनकी स्किल के हिसाब से पैसा दो। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको भाई बढ़िया पैसा दो, कोई गलत कर रहा है, कोई खराब काम कर रहा है, सही से नहीं कर पा रहा, तो उसको समझाओ और उसको थोड़ा पैसा उसका कम रखो। क्योंकि एक बात समझो आप लोग कि जैसे एक इंसान सुपीरियर है, मानो एक सुपीरियर है, वो सही से काम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी पोस्ट ऊपर है तो उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। वहीं पे एक सबॉर्डिनेट बहुत अच्छे से काम कर रहा है और पूरा कंट्रीब्यूशन उसका है उस गोल को अचीव करने के लिए, उसको पैसा कम मिल रहा है। तो यहाँ पर वो क्या सोचेगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसा ही नहीं मिल रहा, ठीक है? इस वजह से वो काम करना भी थोड़ा कम कर देगा, डिमोटिवेट हो जाएगा और उसका जो कह सकते हैं कि डिवोशन है, डिवोशन जो है एक कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो भी कम हो जाएगा। और वहीं जो सुपीरियर है वो क्या सोचेगा, मुझे क्या करना है, मेरे को तो इतना पैसा मिल ही रहा है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे और उसका उसके अंदर एकदम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी इसकी हट जाएगी कि मेरे को क्या करना है, मेरे को तो पैसा ही आ रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर उसको कम मिलेगा, सबॉर्डिनेट को ज़्यादा मिलेगा, तो सबॉर्डिनेट बहुत ही अच्छे से और काम करेगा, अपने स्किल को इम्प्रूव करेगा कि भाई हाँ, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना है। वहीं सुपीरियर क्या सोचेगा कि हाँ भाई, अब पैसा भी नहीं मिल रहा तो अब तो अपने काम को मुझे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो अपने जो स्किल है, अपनी एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात की गई है कि जो भी एम्प्लॉइज़ यहाँ पे, उनको रिम्यूनरेशन उनकी स्किल के हिसाब से दो, एबिलिटी के हिसाब से दो, उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से दो, ठीक है। अच्छी सैलरी दो, ठीक, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक अच्छी सैलरी होनी चाहिए जिससे कि वो हर एम्प्लॉइज़ अपनी सोसाइटी में अपने लोगों को, अपनी फैमिली को सर्वाइव करा सके बहुत ही अच्छे तरीके से। क्योंकि हर एक एम्प्लॉइज़ कंपनी में क्यों काम करता है, किसी जगह क्यों काम करता है कि उसको फाइनेंस मिल सके, ठीक है, जिससे कि वो अपनी सोसाइटी में अपने फैमिली को बढ़िया से सर्वाइव करा सके, अच्छे से रहने की सुविधाएँ दे सके। अगर पैसा ही नहीं मिलेगा सही से तो क्या ही वो काम करेगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, जिससे कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, ओह सॉरी, एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी, एम्प्लॉइज़ की भी, ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल भी अचीव नहीं होगा और बहुत सारी वहाँ पे जो कह सकते हैं कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है, क्योंकि लोग काम ही नहीं सही से करेंगे भाई जब वो डिमोटिवेट है, ठीक है। तो पैसा सही से दो, सैलरी सही से दो, ज़्यादा कंजूसी वगैरह मत करो, ऐसा कहना है रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज़ में। अब हम लोग पढ़ते हैं बचे हुए 7 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं बचे हुए 7 प्रिंसिपल्स के बारे में। तो फर्स्ट आता है इसमें 8 प्रिंसिपल आता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में सेंट्रलाइजेशन भी होता है और कुछ में डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन दोनों होता है। तो सेंट्रलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी डिसीजंस लेने के राइट्स हैं, पावर्स हैं, जो भी अथॉरिटी हैं, वो सब टॉप लेवल के पास हैं। यानी कि जो भी हम मेजर डिसीजंस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, रॉ मटेरियल को खरीदना, किसी भी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स क्या होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सब कुछ कौन लेता है? टॉप लेवल। यानी कि यहाँ से क्या आ गया? टॉप लेवल जो डिसीजंस लेता है, ठीक है, वो उससे आ जाता है सेंटर। सेंटर में लिया ना, यानी कि जो ऊपर सेंटर के जो लोग हैं, टॉप लेवल है, वो हर डिसीजंस ले रहे हैं। उन्होंने कोई राइट नहीं दिया है कि जो भी हमारे सब मैनेजर्स हैं, सबॉर्डिनेट सुपीरियर्स हैं, वो भी कुछ तरीके के डिसीजंस ले सकें। तो ये बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही कह सकते हैं कि सिक्योर है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। बट वहाँ पे एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि वहाँ पे जो भी डिसीजंस लेने का जो टाइम है, वो बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, डिले हो जाता है, वहाँ पर क्विक डिसीजन नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो डिसेंट्रलाइजेशन भी रखते हैं और सेंट्रलाइजेशन भी रखते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है कि जैसे कोई भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन सब ने डिसाइड किया कि जो भी मेजर जो हैं डिसीजंस लेने के लिए, मेजर डिसीजंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सब टॉप लेवल लेंगे। ठीक है, पॉलिसीज़ बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, क्या गोल होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ये सब लेंगे टॉप लेवल। बाकी जो छोटे मोटे जो कह सकते हैं माइनर जो हैं डिसीजंस, जैसे कि रॉ मटेरियल को ख़रीदना, ठीक है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, या किस एम्प्लॉय को हमें मोटिवेट करना है, क्या ऑर्डर किस एम्प्लॉय को देना है, ठीक है, किस एम्प्लॉय को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, क्या डिसीजन देना है, क्या डायरेक्शन देना है, ये सब जो डिसीजंस हैं वो सब कर दिए जाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइज कर दिए जाते हैं, वो सब मैनेजर्स को दे दिए जाते हैं कि तुमको रिक्रूटमेंट देखना है, कि जो एम्प्लॉय अच्छे से काम करना है उसको अप्रिसिएट करना, ट्रांसफ़र करना, ये सब बाँट दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो टॉप लेवल होता है ना उसका प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर सब डिसीजंस वही लेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत रहेगा, उनके दिमाग पे। ठीक है, तो अच्छे से प्लानिंग में प्रॉब्लम होगी उन्हें। ठीक है, और जो भी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो वो डिसीजंस बाँट देते हैं। जैसे मानो 5 लोग हैं, 5 में 2 सुपीरियर्स हैं, 3 सबॉर्डिनेट्स हैं। सारे डिसीजंस अगर 2 लोग लेंगे, वहाँ प्रॉब्लम हो गई ना, वो लोगों को नहीं ले तो लेंगे लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होगी। वहीं कुछ माइनर डिसीजंस हम लोग उन 3 सबॉर्डिनेट्स में बाँट दें कि तुम भी ले सकते हो, तो हमारे भी कुछ भाई प्रेशर्स कम हो जाएँगे और उनका भी इनकरेजमेंट बढ़ेगा, उनका भी सैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। वो भी एक डिवोटेड होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे कि वो अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, हमारी कुछ वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ समझते हैं हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग, हमारी वैल्यू को, जिससे कि वो लोग समझ सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं, जिससे कि वो अच्छे से काम करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उनकी जो थिंकिंग पावर है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, क्रिएटिविटी उनकी इंक्रीज़ होगी और वो अच्छे से काम कर सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो भी डिसीजंस हैं, मेजर डिसीजंस टॉप लेवल लेता है, और डिसेंट्रलाइजेशंस जो भी डिसीजन छोटे-मोटे हैं, रॉ मटेरियल खरीदना, ये सब के काम जो है, टूल्स कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो सब वो डिसेंट्रलाइज़्ड कर देते हैं, वो लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, ये कर देते हैं मैनेजर्स के ऊपर, और यहाँ पे होता है टॉप लेवल। ठीक है, अब आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। स्केलर चेन क्या होता है? जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। अगर ए को कुछ एफ को बताना है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बता सकता, वो पहले डी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को, डी ई को, ई एफ को। ठीक है, अब एफ को जो रिजल्ट है, जो भी उसका फीडबैक है, वो ई को देगा, ई इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ऐसे चलता है। यानी कि जो भी एक इन्फॉर्मेशन है वो सब एक सिस्टमैटिक वे में फ्लो करती है। ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ऐसा नहीं है कि अगर ए को कुछ एफ को बताना है तो उसने डायरेक्ट बता दिया, बी को कुछ डी को बताना है उसने डायरेक्ट बता दिया। नहीं, बी को अगर कुछ डी को बताना होगा तो वो सी को पहले बताएगा, सी डी को बताएगा, डी बी को बताएगा, ऐसे करके जो काम चलेगा, डी सी को बताएगा और सी बी को बताएगा। ठीक है, लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि अगर कहीं भी कोई कह सकते हैं क्विक डिसीजन हमें लेना है, बहुत जल्दी डिसीजन लेना है, तो वहाँ पर क्या करें? क्योंकि स्केलर चेन की वजह से एक प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ पे कोई भी डिसीजंस लेने में डिले हो जाता है। ठीक है ना, डिले हो जाता है। यहाँ पे क्विक डिसीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्विक डिसीजन नहीं है, क्योंकि अगर 10 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अब
किसी एक को 10 में से बात करनी है तो उसको 9 के पास जाना पड़ेगा पहले, तब तो उसके पास जाएगी, 8 लोग बीच में रहेंगे। वहीं अगर उसको डायरेक्ट 10 से बात करनी है तो वो कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के केस में वो बात कर सकता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, कि वो किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। एक बात याद रखना, जब इमरजेंसी आती है ना तभी हम लोग किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, उसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। जैसे अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे एम है, तो ए एम से बात कर सकता है, लेकिन कब? जब इमरजेंसी होगी, बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेने को होगा, कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लें, जैसे हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में लाइक जो सफाई कर्मी होते हैं, जो स्वीपर्स जो होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने हेड को बताएंगे, हेड स्पोर्ट टीचर है उनको बताएंगे, ठीक है। वो प्रिंसिपल को बताएंगे, फिर वो चेयरमैन और ट्रस्टी को बताएंगे। ऐसे ही अगर फिर जो रिजल्ट है वहाँ का, वो ट्रस्टी जो है उस रिजल्ट को सॉल्व आउट करेंगे प्रिंसिपल के साथ, फिर वो प्रिंसिपल को बताएंगे, प्रिंसिपल स्पोर्ट टीचर को, स्पोर्ट टीचर स्वीपर के हेड को, वहाँ से फिर स्वीपर के पास जाएगा। लेकिन कोई इमरजेंसी की प्रॉब्लम है तो जो स्वीपर्स हैं वो डायरेक्टली स्पोर्ट टीचर से मिल सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंसिपल सर से भी मिल सकते हैं। तो इसे ही बोलते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है। कि जब हम इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग स्केलर चेन को ब्रेकआउट कर देते हैं, उसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। यहाँ पर क्या होता है, अगर गैंग प्लैंक अगर स्केलर चेन यहाँ पे फॉलो होगा तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब एक सिस्टमेटिक वे में फ्लो करेगी, कोई भी र्यूमर्स फैलने के चांसेस नहीं होंगे, काम है वो भी सब सही से होगा और क्विक सॉल्यूशंस भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का एक स्लोगन है कि अ प्लान फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज प्लेस। कि जो इंसान है वो अपनी जगह पर होना चाहिए, अपनी काम की जगह पर जो उसकी है, जो भी रिसोर्सेज है उसकी जो जगह है वहाँ पर होना चाहिए, जो इंसान है वहाँ पर जिसकी जगह है वो वहाँ पर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब यही है। इसमें फ्लोर ने बताया जैसे कि प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय है, उसको कोई टूल चाहिए। अब उसको पता है कि वो टूल उस जगह पर, उस रूम में, उस बॉक्स में रखा हुआ है, ठीक है। अगर वो वहाँ पे ढूंढने गया, अब उसको नहीं मिला, लेकिन अर्जेंटली उसको चाहिए किसी काम के लिए, तो वहाँ पर टाइम जाएगा क्योंकि उसको मिलेगा नहीं, सर्च करेगा उसमें टाइम जाएगा। अगर मान लो वहाँ पर नहीं हुआ तो उसको लेने के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा, कहीं ढूंढना पड़ेगा, तो कॉस्ट भी खर्च हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसमें यहाँ पर बोला है फ्योल ने कि जिस इंसान की, जिस भी रॉ मटेरियल की, जिस भी रिसोर्सेज की, जो भी उसकी जगह है वो वहाँ पर होना चाहिए। लेट सपोज कि अगर उसे प्रोडक्शन मैनेजर से मिल रहा है, उसको पता है प्रोडक्शन मैनेजर का ऑफिस वहाँ पे है, वो वहाँ पर मिलेंगे। अब वो वहाँ पे गया, अब वो नहीं मिले, पता लगा वो 10 किलोमीटर दूर किसी काम से गए हैं, अब इमरजेंसी है तो उसको वहाँ पे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। और भूल जाओ आप लोग ये जो टेलीफोन वगैरह है, तो उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा, समय जाएगा, पैसा भी जाएगा, हो सकता है ना मिले, ठीक है, और प्रॉब्लम भी कुछ आ जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में मतलब है कि जो इंसान की जो जगह, अगर इस इंसान की यहाँ पे जगह है तो ये यहाँ पे ही होना चाहिए, ये नहीं यहाँ पे घूम रहा है, अब इसके एम्प्लॉय इसको ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में है, जैसे आपका काम है आपके घर पे पढ़ना, सही से बैठना, ठीक है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, तो ये आपका काम है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर किससे बना है? आपके पापा ने। अब आप ज़्यादा घूमेंगे, पापा ढूंढेंगे, पापा पिटाई भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर आपको भी फॉलो करना है इस लाइफ में, इस दुनिया में सबको फॉलो करना है। बेसिकली अगर हम सोचें तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना तो आपकी जो लाइफ है बहुत बदल जाएगी और आपको बहुत ही फ़ायदे भी होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, आप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं, स्केलर चेन को फॉलो कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, स्प्लिट दी क्रॉप्स है, ये भी अभी पढ़ेंगे। तो फिर है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कि जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स, सुपीरियर्स जो हैं, उन सबको अपने सबॉर्डिनेट के साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना है, बहुत ही अच्छे से उनको बिहेव करना है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से उनके साथ पेश आना है, उनके साथ काइंडनेस रखो। कोई अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको पनिश भी कर सकते हो, जो कह सकते हैं कि जो जजमेंट है वो भी सब सही से रखो, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंसान आपका जान पहचान का है, कोई भी हो,
कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट दो। ये नहीं कि आप उसको जानते हो तो आपने उसको ऐसे ही जाने दिया, माफ़ कर दिया, ठीक है? वही गलती कोई दूसरा कर रहा है तो आपने उससे हाई लेवल ऑफ पनिशमेंट उसको दी, है ना? कोई काम सही से नहीं कर रहा है, आप उसकी फिर भी उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसकी एप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो, आप उसके ऊपर हँस रहे हो, तो ये सब जो है वो एम्प्लॉइज़ को डिमोटिवेट करता है। इससे आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयी की एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होने वाला और किसी दिन ऐसा आएगा कि जो एम्प्लॉयी है वो तो जाएगा ही, ऑर्गेनाइज़ेशन भी जाने वाला है। यहाँ पे यही बताया गया कि आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के जो भी लोग हैं, उन सभी को अच्छे से मोटिवेट रखो, ठीक है? गाइड करो, उनको अच्छे से बिहेव करो, एप्रिशिएट करो। अगर मानो कि 2 लोग हैं, ए है, माना हमने ए है और बी है। बी बहुत अच्छे से काम करता है, इसको क बहुत डिस्क्रिमिनेशन इसके साथ हो रहा है, ठीक है? ए वहीं बहुत ही बेकार काम करता है, लेकिन ये जो प्रोडक्शन मैनेजर का जो है, इसका ये जान-पहचान वाला है। अब वो इससे कुछ कहता ही नहीं है, ना पनिशमेंट देता है, ये कुछ भी करे ना करे, ब्लेम बी को ही करता है। लेकिन बी अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसके पे ज़्यादा ब्लेम आएँगे, तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है? पहली बात तो ये है। इससे ऑर्गेनाइज़ेशन को नुकसान होगा। इनको कुछ नहीं जाने वाला, ए का कुछ नहीं जाने वाला, ना ही कि प्रोडक्शन मैनेजर का जाने वाला है, नुकसान ऑर्गेनाइज़ेशन का होगा। लेकिन जो ए है वो कहेगा भाई मेरे तो कोई नुकसान ही नहीं है, मेरे को तो फ़ायदा हो रहा है ना, क्योंकि ये इसका ही भाई जानने वाला है, ऐसा होता है ना। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो तो डिक्रीज़ होगी, लेकिन इसकी फालतू में होगी क्योंकि ये अच्छा काम करता है और ये है ना, फिर ये और गैर जिम्मेदार बन जाएगा, है ना। लोग होता है ना, लोग हमारे रियल लाइफ में क्या कह सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करें लॉ में बात करें पुलिस की, तो किसी ने कोई कांड कर दिया, किसी ने कोई एक्सीडेंट वगैरह कर दिया, लेकिन उसका जानने वाला उस पुलिस स्टेशन में बैठा है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। वहीं अगर कोई छोटा लेवल का जो बंदा है, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीबी है, मज़दूर है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है ना भाई, तो वो अगर वहाँ पे शिकायत करने जाए, उल्टा उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, उसके सुनवाई भी नहीं करी जाएगी। ये मैं खुद देखता हूँ अपनी लाइफ़ में, आपने भी देखा होगा। तो इसमें सिर्फ़ यही बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रखनी है, अपने सभी एम्प्लॉइज़ को सही से उनके साथ पेश आना है, सही से उनको सबकी बातें सुननी है, हर काम, हर डिसीज़न सही से लेना है, सबके लिए बराबर चीज़ें होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ, ये बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में। अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी में आ जाता है स्टेबल, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, पीरियड ऑफ वर्किंग पीरियड जो होता है, अब पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़, ठीक है? तो इसमें फ्योल ने बताया कि जो पर्सन्स हैं, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उन सब का जो वर्किंग पीरियड है, टेन्योर है, वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कि किसी भी एम्प्लॉइज़ को बार-बार ट्रांसफ़र दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कि कुछ भेज रहे हैं, कि कहीं भेज रहे हैं, तो इससे उसका जो स्पेशलाइज़ेशन है वो नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर आप ये सोचो ना कि हर एक बंदा हर एक 3 महीने में बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़ रहा है। 1 साल में उसने 4 ऑर्गेनाइज़ेशंस को छोड़ रखा है। तो ना तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, ना ही उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन के जिसमें उसने काम किया है, उसको कोई फ़ायदा होने वाला है और ना ही उसमें कोई स्पेशलाइज़ेशन, कोई स्किल आने वाली है, क्योंकि वो बार-बार बदल रहा है। क्योंकि स्पेशलाइज़ेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी वो जभी आती है जब आप उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्क करते हैं, बहुत सालों तक काम करते हैं, ठीक है? जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर बहुत ही सालों तक पढ़ाऊँगा तो मैं आप अगर देखेंगे 5 साल बाद, तो मैं इससे भी अच्छा पढ़ा पाऊँगा, है ना? भई मैं अगर छोड़ दूँगा, मैं बैठ जाऊँगा, 2 महीने बाद पढ़ाऊँगा, फिर कहूँगा 6 महीने बाद पढ़ाऊँगा, तो फिर जो मेरी पढ़ाने की जो स्किल है, वो कम हो जाएगी, नॉलेज है, वो भी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल में यही बताया गया कि अपने एम्प्लॉइज़ को बार-बार प्रमोशन, ट्रांसफ़र ना दो, बार-बार ट्रांसफ़र इधर से उधर, इधर-उधर से शिफ्ट ना करो। उनको काफ़ी लंबे समय तक सही से एक जगह पे काम करने दो, जिससे कि उनकी स्पेशलाइज़ेशन उनमें आए, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन इंक्रीज़ हो और उनका जो एनकरेजमेंट है, वो भी इंक्रीज़ हो, है ना? तो अगर आप सोचो ना, आपके कोई लोग हैं बार-बार किसी काम को आप कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम्पल ले लें, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ आता है, आप 5 महीने के लिए छोड़ दो, खेल-कूद में लग जाओ, उसके 2 महीने पढ़ लो, फिर छोड़ दो। आप कुछ कर पाएँगे ना, आपको नॉलेज आएगी, ना ही आपका टाइम वेस्ट भी जाएगा और आपकी लाइफ़ में भी आपको बहुत बड़ा वहाँ पर हार्म होने वाला है। इसलिए कंटिन्यूअसली हर काम को करो, पढ़ो, लिखो, गेम खेलो, कूदो, सब कुछ करो भाई। हर चीज़ अपनी लाइफ़ में करना बहुत ज़रूरी है, यही हमारी एज है। अभी करो, नहीं तो बाद में जाके बहुत पछतावा होगा। सब कुछ करो, बट देयर शुड बी अ लिमिट, हर एक चीज़ की लिमिट होती है, ठीक है ना? जैसे अगर बात कर लें हम, जो पॉइज़न होता है,
बेकार नहीं होता है वो, उसकी लिमिट होती है। आप इतना खाओगे आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वहीं स्वीट्स जो होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, आप ज़्यादा खा लोगे तो आपकी लाइफ के लिए ही, आपकी बॉडी के लिए ही वो हार्मफुल है, ठीक है ना? तो हर एक चीज़ में वहाँ पे लिमिट होनी चाहिए, ठीक है? तो यहीं पर बात की है कि वहाँ पर लिमिट होनी चाहिए काम करने की। बार-बार उठक-बैठक ना करे वो, वहाँ पर लंबे समय तक काम करे, जिससे कि उसकी जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो पाए, स्टेबल रहना चाहिए उसका टेन्योर। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में बेसिकली ये बात की गई है थिंकिंग पावर की, कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन को अपने एम्प्लॉइज़ को भी देख के चलना पड़ता है। एक को चलना पड़ेगा अगर नहीं चलता है, क्योंकि उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उन सबका काम करने का तरीका अलग है भाई, सब सोच सकते हैं। रोबोट थोड़ी ना है कि आप लोग कहेंगे वो करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन उन सबके पास भी थिंकिंग पावर है, क्रिएटिव हैं वो लोग, इनोवेटिव हैं वो लोग, सोच सकते हैं। तो इसमें बात की है फ्योल ने कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी सोचने का, बताने का उनको परमिशन दो कि जो भी सजेशंस उनके दिमाग में आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, व्यूज़ आते हैं, जो भी उनकी रिकमेंडेशंस हैं वो लोग आपको रिकमेंड कर सकें, सजेस्ट कर सकें टॉप लेवल को, जो भी है मिडिल को, जो भी लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ वर्कर्स हैं वो लोग, क्योंकि सब लोग सोच सकते हैं। तो इससे क्या है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया प्लान मिल जाएगा उसको गोल को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव भी सही होगा, डिसीजंस भी जल्दी और बहुत ही बेहतर तरीके से लिए जा सकते हैं। क्योंकि आप सोचो ना, अगर किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी डिसीजंस को लेने के लिए 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? वहीं पे अगर 50 लोग डिसीजंस लेंगे, तो डिसीजंस भी जल्दी ले पाएँगे, अच्छे तरीके से ले पाएँगे और गोल भी अचीव होगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आपने किसी को भी डिसीजन लेने को दे दिया, किसी को भी प्लान करने के लिए दे दिया, नहीं। हर एक स्किल का जो बंदा है, जिसके पास इंटेलिजेंस है, सोचने की शक्ति उसकी अच्छी है, स्किल उसकी अच्छी है, नॉलेज उसके पास है, उसको दो। अब वहीं पे आप इलिटरेट की बात कर लें, मेंटल पीपल्स, इलिटरेट पीपल्स जो हैं, उनको आप 1000 लोग जोड़ लो, डिसीजंस कभी नहीं ले पाएँगे। तो वो एक्सपीरियंस की बात है, नॉलेज की बात है कि जो भी सजेशंस आपके एम्प्लॉयज़ के हैं, उन सबको वेलकम करो। आपके जो एम्प्लॉयज़ के सजेशंस, रिकमेंडेशंस हैं, उनको भी लेते चलो, जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज़ होगी और वो भी सोचेंगे कि हाँ, कि मेरी कुछ वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में। एनकरेजमेंट उनका इंक्रीज़ होगा और अच्छे से वो मोटिवेशन के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है। ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा और भी बहुत चीज़ें हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है? एम्प्लॉइज़ को भी और जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी भी। अब आता है भाई स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी। क्या मतलब होता है? यूनिटी मानी एकता जो है, एकता। एकता लेके चलना है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ एफर्ट्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लेके चलना है, ये बोला है फ्योल ने। कि आपको ये नहीं करना है कि आई मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं, हमको लेके चलना है। तो हमको ये नहीं सोचना कि ये काम मैंने किया, ये काम हम सब ने किया है, टीम वर्क को साथ में लेके चलना है। कोई भी गोल करना है, अचीव करना है ना, तो उसको टीम को लेके चलना पड़ेगा। जैसे फुटबॉल की बात कर लें तो गोल करना पड़ता है, कोई अकेला बंदा गोल थोड़ी ना करता है भाई। वो बचाता है, बहुत लोग उसको किक भी करते हैं, तो बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं उनका वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी गोल को करने के लिए। यहाँ पर ऐसे इसके गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का, बहुत सारे इंडिविजुअल्स का, वर्कर्स का, सबका, मैनेजर्स का एफ़र्ट चाहिए। एक्टिविटी उनकी जो है वो सब इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, तब जाके गोल अचीव होगा। तो एक इसका मतलब एक ही है कि एकता रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में सिर्फ़ एक ही चीज़ चलती है भाई, और वर्षों से चली आ रही है, हमारा ट्रेडिशन है वो, कि एकता में बहुत ताकत है, ठीक है ना? यूनिटी के पास बहुत पावर है, एक साथ लोके चलो। जैसे मैं एक अगर आपको एक स्टोरी सुनाऊँ, एक कविता थी कि एक पिता था, उसके 5 बेटे थे। अब उन्होंने उस एक लकड़ी थी, हम ब थी तो बहुत सारी, मैं आपको सिंपल वे में समझा दूँ। एक लकड़ी थी इतनी मोटी। अब उन्होंने एक को बुलाया, नंबर 1 तुम आओ, तुम तोड़ो, नहीं तोड़ पाई। दूसरे को बुलाया, उसने भी नहीं तोड़ पाई। तीसरे किसी ने नहीं तोड़ पाई, क्योंकि सब अकेले-अकेले चल रहे थे भाई। लेकिन जब उन्होंने पाँचों को एक साथ बुलाया, ठीक है ना? पाँचों को एक साथ बुलाया, तो पाँचों जब मिले तो तोड़ दी। अगर इतना भी भारी होगी तो भी हम उठा लेंगे, क्योंकि हमारे पास यूनिटी है, बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एफर्ट्स है, बहुत सारे लोगों का वहाँ पे एफर्ट्स है, जिससे कि हमारा गोल ईज़िली अचीव हो जाता है और बढ़िया कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है, गोल भी अचीव हो जाता है
और रिलेशनशिप जो है सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स, एम्प्लॉयज़ के बीच, टॉप लेवल के बीच बढ़िया रहता है। जैसे कि वो लोग मोटिवेशन के साथ, इंकरेजमेंट के साथ बहुत ही डिवोटेड होके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ओके, तो चलो हम लोग अपने इस क्लास को इधर ही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से, और बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल्स हैं जो कि सेकंड जो है उन्होंने बनाए हैं। इनका नाम है टेलर, FW टेलर, फ्रेडरिक बेंसलो टेलर ने बनाए हैं। उनके प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे, उनकी बहुत सारी स्टडीज़ को, उनकी स्टडीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को स्टडी करके अपनी खुद की स्टडीज़ बनानी है अच्छे से। जब आप स्टडी करेंगे तो आप भी अपनी स्टडीज़ को बना सकते हैं, जिससे कि आने वाली जनरेशन आपकी स्टडीज़ को स्टडी कर पाए। तो हम लोग अपनी स्टडी को यहीं पे फिनिश करते हुए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडी, अब उसको अच्छे से पढ़ना। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट जरूर करना प्लीज़, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, लोग कुछ समझ रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो चलो हम मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडी, जय श्री राम।